नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी IQ माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर इन गुड। आज 4 मई 2020 है, दिन है मंडे। आई एम श्योर यू ऑल हैव एंजॉयड योर वीकेंड। आज हमारे टेबल के ऊपर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेशल टॉपिक है। इसका नाम मैंने दिया है ग्रेट इंडियन लॉकडाउन एंड डिमांड फॉर रोटी, कपड़ा और मकान। उसके बाद बात करेंगे लोकस्ट आर कमिंग सून। जो लोकस्ट है आपको पता होगा, अगर नहीं पता है लोकस्ट का मतलब क्या है, तो जो जो एक टिड होते हैं, कुछ टाइम पहले की बात है, जनवरी और फरवरी में करोड़ों की तादाद में राजस्थान और गुजरात की जो ज़मीन है एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर, ये टीड का आतंक हमें देखने को मिला था, लोकस्ट का आतंक देखने को मिला था। तो फिर से एक बड़ी वेव इनकी आ सकती हैं, तो ये भी एक स्पेशल टॉपिक है। उसके बाद लॉकडाउन इम्पैक्ट के बारे में बात करेंगे, कोविड-19 इम्पैक्ट के बारे में बात करेंगे, FDI, ये भी एक स्पेशल टॉपिक है। इकोनॉमिक टाइम्स का एक एडिटोरियल है, वो FDI के ऊपर है, तो उसको एनालाइज करेंगे और इसी के साथ जुड़ी हुई एक दूसरी खबर है, उसको भी देखेंगे। आगे बढ़े उससे पहले फ्रेंड्स, स्टडी IQ ने स्मार्ट कोर्स लॉन्च कर दिया है। दिस वन इज फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। भारत की बेस्ट फैकल्टीज ने इस कोर्स को डिज़ाइन किया है। प्री और मेंस दोनों एग्जामिनेशन को कवर करता है ये स्मार्ट कोर्स, और EMI का ऑप्शन अवेलेबल है। ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए हमारा मोबाइल एप्लीकेशन। लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं, देन चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल। आप मुझे फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज का पहला टॉपिक है ग्रेट इंडियन लॉकडाउन एंड डिमांड फॉर रोटी, कपड़ा और मकान। लॉकडाउन कुछ दिनों के बाद खुल जाएगा, होपफुली, राइट। 17 मई के बाद बहुत सारी जगहों पर लॉकडाउन जो है, लेट्स होप के खुल जाए। मुझे लगता है जो हमारे बड़े बड़े शहर हैं, फॉर एग्जांपल दिल्ली है, मुंबई है, अहमदाबाद और दूसरे ऐसे कुछ सिटीज़ हैं जहां पर लॉकडाउन थोड़ा और ज़्यादा एक्सटेंड हो सकता है, और वो भी हमारे लिए चिंता का विषय है, क्योंकि रेगुलर स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि ये जो बड़े शहर हैं वो हमारे देश के, हमारी जो इकोनॉमी है उसके ग्रोथ इंजिन्स हैं। तो ये बड़े बड़े इंजिन्स अगर बंद रहेंगे तो आपकी स्पीड जो है, इकोनॉमी के रिकवरी की स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं होगी। एनीवे, इस लॉकडाउन से हम सब का बिहेवियर जो है वो चेंज होगा। बहुत सारी चीज़ें जो हम करते थे वो नहीं करेंगे, और इसकी इम्पैक्ट इकोनॉमी के ऊपर कैसे होगी उसको भी हम समझेंगे। वे सारे लोग जिनके पास पैसे हैं, राइट, उनका मेन फोकस होगा टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, कि अपने आप को इस कोरोना वायरस की बीमारी से कैसे वो अपने आप को बचाएंगे। तो उनका मेन फोकस, उनकी मेन प्रायोरिटी वो होगी। जो गरीब व्यक्ति है हमारे देश का, उसकी प्रायोरिटी कुछ अलग होगी। उसकी प्रायोरिटी ये होगी कि कैसे उसका लाइवलीहुड, यानी कि जो उनकी रोज़ी रोटी है, जैसे जहाँ पर वो काम कर रहे हैं, तो कैसे बैक टू नॉर्मल उनको सैलरी, वेजेस मिलने लगे, और कैसे वो पहले से पहले जो अपना जीवन चलाता था, वापस कैसे बैक टू नॉर्मल उनका जीवन जो है वो हो जाए। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है बिहेवियर का, कि हर एक क्लास की जो हर एक जो सेगमेंट है हमारी इकोनॉमी का, तो उनकी डिमांड जो है वो अलग अलग होगी। अलग अलग प्रोडक्ट्स और गुड्स और सर्विसेज की डिमांड भी अलग होगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे कि फेस मास्क, टेस्ट किट, हॉस्पिटल के बेड्स, वेंटिलेटर्स, तो इन सारे प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ जाएगी। आई एम श्योर हम सब जो एक्स्ट्रा खर्च करते थे, जैसे कि कपड़े खरीदना, जूते खरीदना, ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीदना, तो ये सारी चीज़ों की डिमांड जो है वो फॉर टाइम बिंग, थोड़े महीनों के लिए तो डेफिनेटली ड्रॉप होगी। कार्स की डिमांड ड्रॉप होगी, अपार्टमेंट्स की डिमांड ड्रॉप होगी, जो दूसरे एक्सपेंसिव गुड्स हैं, इन सारे प्रोडक्ट्स की डिमांड भी कम होगी। तो मार्केट में उतने पैसे कम आएंगे। ये सारे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने वाली फैक्ट्रीज जो हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने वाले जो बिजनेसेस हैं, उनकी इनकम के ऊपर इफ़ेक्ट होगा, और उनके जो लेबर्स हैं, उनके वहाँ पर काम करने वाले लोग जो हैं, उनकी इनकम के ऊपर भी इसकी इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगी। खाने पीने की चीज़ें जैसे कि नॉर्मल जो ग्रोसरीज़ हैं उनकी डिमांड, हाइजीन प्रोडक्ट्स की डिमांड, साबुन, हैंड वॉश, अदर थिंग्स, मेडिसिन्स हैं, आपका रिचार्ज या फिर टॉक टाइम जो हैं, तो ये सारी चीज़ों की डिमांड जो है वो थोड़ी बढ़ सकती है, या फिर जैसी थी वैसी ही रहेगी। हमारे देश में 450 मिलियन इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं। कई आंकड़े 500 मिलियन भी कहते हैं। टोटल जो वर्कफोर्स हैं वो हैं 500 मिलियन, और इसमें 10% जितने जो हैं, यानी कि 50 मिलियन जितने लोग
वो फॉर्मल सेक्टर में है और बाकी के 450 जो हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। इसका आप थोड़ा अगर हम इसको ब्रेक इट डाउन करें तो पता चलता है कि 30 मिलियन जो हैं वो गारमेंट इंडस्ट्री में काम करते हैं। बाय द वे, मैंने आपको एक प्रश्न पूछा था कि एग्रीकल्चर के बाद सेकंड नंबर पर वो कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो सबसे ज़्यादा जॉब प्रोवाइड करता है। तो हमारे देश में सेकंड नंबर पर आता है कंस्ट्रक्शन। भले ही यहाँ पर 10 मिलियन है, लेकिन दिस वन इज़ अबाउट इनफॉर्मल, राइट। हम इनफॉर्मल की बात कर रहे हैं। एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम करते हैं। 30 मिलियन इनफॉर्मल लोग, इनफॉर्मल सेक्टर में जो लोग 30 मिलियन जितने गारमेंट सेक्टर में काम करते हैं। 11 मिलियन स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो रोड के ऊपर चीज़ें बेचते हैं। 10 मिलियन जितने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं। 7 मिलियन जितने आर्टिसंस हैं। 6 मिलियन जितने डोमेस्टिक वर्कर्स हैं। इन लोगों का क्या होगा? इनको तो आपको सपोर्ट प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, कैश और काइंड, यानी कि या तो आप उनको खाने पीने की चीज़ें दे दीजिए या फिर उनको कैश दे दीजिए या फिर मिक्स ऑफ बोथ। ये चीज़ हमें सपोर्ट जो है वो हमारे इनफॉर्मल क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को, यानी कि आपको 450 मिलियन ऐसे लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इसके लिए भी हमें पैसे चाहिए एंड दैट विल बी ए बिग मनी। बहुत सारे पैसे हमें चाहिए। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें डिमांड अप होगी। फॉर एग्जांपल पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, फेस मास्क हैं। फिर कोरोना वायरस के केसेस जैसे बढ़ते जा रहे हैं तो टेम्पररी हॉस्पिटल्स, क्वारंटीन की फैसिलिटीज़, ये सारी चीज़ों के लिए आपको थोड़े बहुत कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता होगी। तो जो लोग फ़िलहाल जॉब्स ढूंढ रहे हैं तो आप उनको यहाँ पर कंस्ट्रक्शन या फिर चीज़ों को, ये जो क्वारंटीन फैसिलिटीज़, टेम्पररी हॉस्पिटल्स, ये सारी चीज़ें जो हैं उसको बनाने में इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ जो गारमेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं तो उनका हम इस्तेमाल जो है, उन सारे लोगों की जो कला है उसका इस्तेमाल हम फेस मास्क और ये सारे प्रोडक्ट्स, यानी कि गारमेंट और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जितने लोगों को काम मिलता जाएगा उतने लोगों को हमें टोटल लिस्ट में से फिर बाहर निकालते जाना है और फिर उन सारे लोगों को ही मदद पहुंचानी है जिनके पास कोई काम नहीं है। दूसरा जो एक इश्यू सामने आ रहा है वो है ट्रांसपोर्टेशन का। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर ट्रक्स फंसे हुए हैं। फॉर एग्जांपल 700 freight trains have been stuck holding in essential goods loaded on them before March 25। एक महीने से पहले ये कुछ ऐसी ट्रेन्स हैं, 700 जितनी फ्रेट ट्रेन्स हैं जो मालगाड़ी हम कहते हैं, तो उसमें सामान भरा हुआ है लेकिन वो अलग अलग जगहों पर स्टक हैं। तो ये सामान जो है वो बिगड़ जाएगा। टाइम पर अगर सामान नहीं मिला तो फिर इसका फ़ायदा भी क्या है। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि जल्द से जल्द ये जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं उसको हम निकालें और जल्द से जल्द चीज़ों को हर जगह पर पहुँचाए। एक दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो लॉजिस्टिक के साथ ही जुड़ा हुआ है और वो ये है कि राबी की फसल तैयार लगभग हो चुकी है एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट कि ये फसल जो है वो मार्केट तक पहुंच जाए, वरना वो खेत में ही सड़ जाएगी और किसानों को होगा नुकसान और फिर से आपको उनको पैसे प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो इट इज़ बेटर कि ये खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो हम इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर दें और हमें एक फ़ाइन बैलेंस बनाकर ही आगे बढ़ना होगा। जीवन को भी बचाना है कोरोना वायरस से, इसी के साथ साथ जो जीवन चलाने के लिए जो हमें चाहिए सोर्स ऑफ इनकम उसको भी हमें बचाना है और ये जल्द से जल्द हमें करना पड़ेगा। एक दूसरा प्रॉब्लम जो हम इसके साथ जोड़ सकते हैं वो है लोकस्ट आर कमिंग सून। आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। अब तो आपको याद आ गया होगा, कुछ टाइम पहले हमने इस टॉपिक को डिस्कस भी किया था और मैंने एक स्पेशल टॉपिक के तौर पर इसको डिस्कस किया था। आपको याद होगा एक दो पॉइंट्स कि कैसे सऊदी अरेबिया और कतार के रीजन में आपको देखने को मिला, कतार नहीं सॉरी, जो यूएई है, यूएई और सऊदी अरेबिया का एक बहुत बड़ा पोर्शन है जिसको कहते हैं एम्प्टी क्वार्टर्स यानी कि ये एक पूरा खुला रेगिस्तान है, राइट। दुनिया का सबसे बड़ा आपको जो ये रेत वाले जो रेगिस्तान मरुस्थल जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। वैसे दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट जो है वो सहारा का है, लेकिन एम्प्टी क्वार्टर्स जो हैं वो ये ड्यून्स जो कहते हैं हम, सैंड ड्यून्स, तो दुनिया के सबसे ज़्यादा वहाँ पर देखने को मिलता है। तो वो क्लाइमेट चेंज की वजह से वहाँ पर कुछ बारिश हुई और इसकी वजह से ये जो टिड हैं या जो लोकस्ट हैं तो वो एक ज़बरदस्त इसमें प्रोलिफरेशन हुआ। वैसे अगर आपने इसको गार्डन में देखा होगा, ग्रास होपर जिसको हम कहते हैं, तो ये अकेला ही होता है, राइट, इज़न्ट इट। ये आपको कभी भी ऐसे टीम में नहीं दिखेगा, लेकिन जिसको कहते हैं स्वॉर्म्स, तो जनरली वो अकेला ही होता है, एक सिंगल ऐसे उड़ता रहता है। लेकिन
अचानक से ऐसी कुछ चीज़ें हो जाती हैं तो इसकी वजह से इनकी जो क्वांटिटी है वो काफ़ी बढ़ जाती हैं और फिर वो स्वॉर्म्स में उड़ने लगते हैं। और ये जिन जिन जगहों पर से ट्रैवल करते हैं, किसी खेत पर अगर एक बार बैठ गए किसी रीजन में, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो फसल जो है उसको बर्बाद कर सकते हैं। करोड़ों की तादाद में होते हैं ये। तो ऐसा ही कहर जो है वो हमें देखने को मिला था जनवरी में। रिमेंबर जनवरी और फरवरी के टाइम पर 2020 में इनका एक कहर आया था। अब फिर से दुनिया को अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। केन्या, सोमालिया, इथोपिया, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, इसमें एक सेकंड वेव ये डेजर्ट लोकस्ट की आ सकती है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और हमारा जो प्रोडक्शन है उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है और फूड इनसिक्योरिटी इससे बढ़ सकती है। ऑलरेडी पूरी दुनिया और हमारा देश जो है वो कोविड-19 के साथ लड़ रहा है, ऊपर से इनका एक प्रॉब्लम आएगा तो ऊपर से आर्थिक नुकसान होगा और इसी के साथ साथ ह्यूमन हार्डशिप जो है वो भी बढ़ेगी। भारत की एक अच्छी बात यह है कि भारत कुछ ऐसे देश हैं जिनकी कैपेसिटी है कि रेलेवेंट पेस्टिसाइड, इनको मारने के लिए जो पेस्टिसाइड चाहिए, जो केमिकल चाहिए, उसका प्रोडक्शन करने में भारत जो है वो सक्षम है। वी आर केपेबल इनफ और हमें इसको अप्लाई करना भी आता है। वी आर केपेबल कि हम इसको कर सकें, इनको नष्ट कर सकें। तो जल्द से जल्द भारत को ये करना चाहिए, केमिकल का प्रोडक्शन, और इसको डिप्लॉय करना चाहिए ईस्ट अफ्रीका में जहाँ से इसकी शुरुआत हो सकती है। तो वहाँ से ही उनको रोक देने की कोशिश जो है भारत को अभी से करनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि जनवरी फरवरी की बात है कि राजस्थान और गुजरात का जो टोटल फार्मलैंड है तो उसका 88% जितना जो है इसके ऊपर इनका कहर था और 33% जितना क्रॉप जो है वो इन्होंने बर्बाद कर दिया था। तो दिस इज़ द राइट टाइम। और दूसरी जो एक खबर आ रही है वो ये भी है इसके साथ जुड़ी हुई कि 20 टाइम्स, जो इससे पहले जनवरी फरवरी में जो वेव थी उससे 20 टाइम्स बड़ी वेव इनकी आ सकती है। तो हमारे पास वक्त बहुत ही कम है। लॉकडाउन इम्पैक्ट 300 जितने सीईओज का सर्वे किया गया बाय कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, सीआईआई ने सर्वे किया और पता चला कि 65% का कहना यह है कि रेवेन्यू जो है उसमें 40% का ड्रॉप उनको देखने को मिलेगा। 45% जितनी कंपनीज ऐसी हैं जिनका कहना यह है कि इकोनॉमिक रिकवरी को बैक टू नॉर्मल होते हुए लगभग 1 साल जितना वक्त जो है वो लग जाएगा। Among the many reasons for declining trend, a majority of firms at 74.8% cited the complete shutdown of operations. ये complete जो shutdown किया भारत ने, इसकी वजह से 74.8% कंपनीज का कहना यह है कि लॉकडाउन की वजह से, शटडाउन की वजह से बिजनेस जो है वो अफेक्ट हुआ है। और 53.1 का कहना यह है कि लैक ऑफ डिमांड की वजह से भी चीज़ें जो है वो आगे बहुत पेनफुल होगी। डिस्ट्रप्शन इन सप्लाई, डिस्ट्रप्शन चेन्स एंड लैक ऑफ क्रेडिट एंड मैन पावर एंड रॉ मटेरियल, ये कुछ बड़े बड़े चैलेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं। और 36.9% फर्म्स का कहना यह है कि डोमेस्टिक डिमांड जो है वो पहले हमें देखने को मिलेगी। इंटरनेशनल डिमांड यानी कि एक्सपोर्ट्स जो हैं वो धीरे धीरे रिकवर होंगे। सबसे पहले तो हमें डोमेस्टिक डिमांड देखने को मिलेगी। और यहाँ पर भी स्टिमुलस पैकेज के बारे में बताया है इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए, और लोगों को जॉब्स और काम प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट को एक इकोनॉमिक पैकेज, स्टिमुलस पैकेज जो है वो रिलीज़ करना पड़ेगा। फिर कोविड-19 की इम्पैक्ट रिन्यूएबल्स के ऊपर जो हुई है तो उसको देखते हैं। काम जो है वो लगभग बंद हो चुका है और मेन रीज़न ये है कि आज भी बहुत सारी पैनल्स जो हैं वो हम चाइना से मंगवाते हैं। तो फरवरी के टाइम पर, फरवरी के बाद ही वहाँ पर जो है वो डिस्ट्रप्शन हो गया चाइना में, क्योंकि वहाँ पर लॉकडाउन की शुरुआत हो गई और वुहान और उन जगह ह्यूबे प्रोविंस जो हैं वहाँ पर काम करने वाले लोग जो हैं, तो चाइना में जो न्यू ईयर हॉलीडे हैं, छुट्टियाँ हो गई और फिर वैसे भी बिज़नेस बंद होने वाला था और उसके बाद हो गया लॉकडाउन। तो फिर भारत में हुआ लॉकडाउन, तो यहाँ पर जो सप्लाईज़ हैं तो सप्लाईज़ धीरे धीरे बंद हो गई और इसकी वजह से जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये जो मार्च की बात करें तो सोलार कैपेसिटी 222 मेगावाट ही हम बना पाए और विंड में 25 मेगावाट का ही काम हो पाया, बिकॉज सप्लाई जो है वो बंद हो गई थी। और कंस्ट्रक्शन जो है वो भी धीरे धीरे स्लो हो गया। अब एक सबसे बड़ा चैलेंज जो हर एक इंडस्ट्री को देखने को मिलेगा, दैट इज़ मूवमेंट ऑफ ट्रक्स, जिसके बारे में हमने बात की अभी, लॉजिस्टिक के बारे में। सेकंड इज़ मूवमेंट ऑफ लेबर। वे सारे लोग जो अपने गाँव चले गए हैं उनको वापस आपको लाना पड़ेगा। वो आएंगे नहीं आएंगे, दैट इज़ ऑल्सो अ बिग क्वेश्चन। जो तकलीफ़ उन्होंने सही है, मीन्स दैट इज़ वेरी सैड थिंग, यू नो, उन्होंने जो झेला है ये टाइम पर, जो चल चल कर गए हैं वापस लोग,
तो दैट्स अ वेरी सैड थिंग। और पता नहीं अब वो कितनी जल्दी वापस आएंगे तो उनकी डिमांड्स क्या होगी, अफोर्डेबल होगी नहीं होगी। वी हैव टू वेट एंड वॉच, राइट। तो ये दो सबसे बड़े चैलेंज हैं आने वाले वक्त में, एक तो ट्रांसपोर्टेशन और एक है लेबर। और चाइना में मैन्युफैक्चरिंग जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है 100%। वहाँ की जो भी कंपनीज बंद थी तो 100% उन्होंने बैक टू नॉर्मल बिजनेस कर दिया है। तो अब प्रोडक्शन जो है वहाँ से जो प्रोडक्ट्स हम मंगवाते हैं वो तो जल्द मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर काम कैसे कितना जल्द हम कर पाएंगे बैक टू नॉर्मल, वो हमें देखना होगा। फिर हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये भी एक स्पेशल टॉपिक ही है, इम्पोर्टेंट है। आपको पता है कि बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे देश जो हैं वो चाइना से अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो निकालना चाहते हैं। तो इट इज़ द राइट टाइम कि भारत जो है वो जल्द से जल्द कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करें कि हम ये जो एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसको अट्रैक्ट कर सकें। लॉकडाउन हम खोलना चाहते हैं, वी नो द सिचुएशन कि बहुत सारे लोगों की जॉब चली जाएगी, बहुत सारे लोग जो हैं फैक्ट्रीज बंद हो जाएगी, कितने सारे बिजनेसेस बंद हो जाएंगे। तो बाहर से अगर पैसा आ रहा है, बाहर से अगर इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो दिस इज़ द टाइम, यही है एक मौका, यही है एक अपॉर्चुनिटी। अगर हम इसको अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं चैलेंज की तरह और इसको हम अट्रैक्ट कर पाते हैं, तो भारत का भविष्य जो है वो बदल सकता है। मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो चाइना से दूर होना चाहती हैं। और इससे पहले के जो हमारे स्टेप्स हैं, जैसे कि कॉर्पोरेट टैक्स को हमने 17.1% कर दिया, 17.01%। तो ये जो दूसरी कॉम्पिटिटिव इकोनॉमीज हैं तो उन्हीं के बराबर हैं, तो दैट इज़ ए पॉजिटिव पॉइंट। और दूसरे अगर कुछ कंसेशंस की बात करें या फिर रिलोकेशन कॉस्ट के, अगर आप हमारे देश में रिलोकेट होते हैं तो इतने पैसे भारत के पास नहीं है कि इन सारी कंपनीज को इतने पैसे दे सकें। लेकिन दूसरे जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, डेवलपिंग कंट्रीज लाइक वियतनाम, दूसरे जो फिलीपाइंस हैं एक्सेट्रा, तो ये सारे देशों के पास भी इतने तो पैसा नहीं है कि वो रिलोकेशन के पैसे, हाँ वे सारी चीज़ें वो दे सकते हैं। थोड़ी बहुत ज़मीन आपने दे दी, राइट, कुछ इंस्टॉलेशन के कॉस्ट और इन सारी चीज़ों को गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, तो ये कुछ ऐसा हो सकता है। ये सारी चीज़ें डेवलपिंग कंट्रीज प्रोवाइड कर सकते हैं, तो हमें भी इसके बारे में सोचना चाहिए। हमारे यहाँ पर स्पीडी सिंगल विंडो क्लियरेंस जो है वो आज भी मीन्स इतना अच्छा, आज भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो इसके ऊपर हमें फोकस करना होगा और एक विश्वास जीतना होगा। बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज़ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है ट्रस्ट का। ट्रस्ट यानी कि लोग चीटिंग कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट जब आता है तो पैसा ले लिया, फिर उसके बाद काम नहीं हुआ, ज़मीन के साथ जुड़े हुए इश्यूज़, लेबर के साथ जुड़े हुए इश्यूज़, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट में भारत बहुत ही पीछे हैं। वहाँ उसमें जब तक हम काम नहीं करेंगे, अगर कोई केस हुआ कॉमर्शियल केस, तो जल्द से जल्द अगर वो सॉल्व नहीं हुआ तो मीन्स ऐसा हमने नहीं किया, तब तक इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएगा और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में भी हम पीछे ही रहेंगे। ये एक सबसे बड़ा हर्डल है जिसको हमें जल्द से जल्द सॉल्व करना चाहिए। वैसे हमारे देश का पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है, लेकिन ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम बार आपको हमें मिलेगी। इसके लिए जो भी चेंजेस हमें करना है वो जल्द से जल्द करने चाहिए। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को दोनों को मिलकर यहाँ पर काम करना होगा। और यहाँ पर एक और चीज़ है जो आपके लिए प्रश्न भी है, ब्लू डॉट नेटवर्क के बारे में बताइए ब्रीफली। व्हाट इज़ ब्लू डॉट नेटवर्क? ये यूएसए और भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जुड़ा हुआ एक नॉर्म्स है, लेकिन फिर भी आपको इसके डिटेल्स जो है वो थोड़ी प्रोवाइड करनी है। दैट्स अ क्वेश्चन फॉर यू। एम्प्लॉयर फ्रेंडली अप्रेंटिसशिप, इसमें भारत सरकार अब ये करना चाहती है कि एम्प्लॉयर फ्रेंडली, यानी कि हमारे यहाँ पर यंगस्टर्स हैं, अब यंगस्टर्स कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कॉलेज के साथ साथ अगर वो कोई कंपनी में काम करना चाहते हैं, जिसको आप कहते हैं अप्रेंटिसशिप, तो इसमें आपको पैसे जो हैं, सरकार आपको पैसे दे सकती है। अगर आप किसी कंपनी में काम करने के लिए जाते हैं तो कंपनी आपको पैसे नहीं देगी, लेकिन सरकार आपको पैसे देगी, या सरकार जो है वो कंपनी को कुछ डिस्काउंट्स देगी। तो इससे होता यह है कि लोग जो हैं, यंगस्टर्स जो हैं, वो काम भी सीख पाते हैं, बिजनेस को अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। तो ये एक स्किल डेवलप करने का एक अच्छा तरीका है। दुनिया के बहुत सारे देशों ने इस प्रकार के प्रोग्राम्स चलाए हैं और अब भारत सरकार जो है वो एम्प्लॉयर फ्रेंडली एक प्रोग्राम चलाना चाहती है कि ज़बरदस्ती नहीं, जो कंपनीज चाहे, अगर यंगस्टर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो कंपनीज सिलेक्ट कर पाएँ। तो ऐसी कुछ अगर एम्प्लॉयर फ्रेंडली हम रखेंगे तो कंपनीज जो हैं वो भी बेस्ट टैलेंट को हंट करेगी, बेस्ट टैलेंट को रिटेन करने की कोशिश करेगी। और ये जो 1+1 स्ट्रेटजी, 1+1 स्ट्रेटजी का मतलब ये है कि एक फैक्ट्री चाइना में और एक फैक्ट्री दुनिया के दूसरे देश में, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे, तो ये भी एक रियलिटी होने वाली है। तो इट इज़ राइट टाइम कि हम हमारे लोग जो हैं
उसको तैयार रखें। आपके पास ज़मीन है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं, जीएसटी रेट्स, कंसेशंस, ये सारी चीज़ें देंगे, लेकिन आपके पास वे लोग ही नहीं हैं जो चीज़ों को समझ सके, सामान पैदा कर सकें, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, ऐसे लोग नहीं हैं, तो फिर आपके वहाँ पर बिजनेस नहीं आएगा। तो हमें वर्ल्ड क्लास लोगों को बनाना होगा, उनको ट्रेन करना होगा, उनको स्किल प्रोवाइड करनी होगी, ताकि यूएसए, यूरोपियन यूनियन की जो बड़ी बड़ी कंपनीज, होमवेयर, सिरामिक टाइल्स, इंजीनियरिंग गुड्स, फर्नीचर और बहुत सारी ऐसी कंपनीज है, और जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का प्रोडक्शन है उसमें सिर्फ असेंबली नहीं, चीज़ों को जोड़ना नहीं, चीज़ों को डिज़ाइन करना और बनाना, ये भी हमारा लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन उसके लिए हमें चाहिए HR, दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन कैपिटल। तो उसको हम ऐसे प्रोग्राम से ही हम ट्रेन कर सकते हैं। सो दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।